कल्पना कीजिए, एक शादी टूट रही है, घर में भयंकर तनाव का माहौल है। मतलब एक महिला उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल रही है और पीछे छूट रहे हैं उसके गहने, फिक्स डिपॉजिट्स और वो तमाम उपहार जो उसके माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से उसे दिए थे। बिल्कुल। जब वो अपना सामान मांगती है तो उसे एक सीधा सा जवाब मिलता है कि अब ये सब परिवार की संपत्ति है, शादी के बाद तुम्हारा और हमारा क्या होता, सब कुछ तो जॉइंट है। राइट। और समाज में लाखों महिलाएं इस एक वाक्य को सच मान लेती हैं। हाँ, और अपने ही पैसों, अपने ही गहनों को छोड़कर खाली हाथ लौट आती हैं। सही बात है। तो आज हम इसी सबसे बड़े और खतरनाक सामाजिक भ्रम को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। और ये भ्रम सच में इतना गहरा है कि पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं भी अक्सर यही मान बैठती हैं कि विवाह वेदी के फेरे लेने के बाद उनका अपनी निजी संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब समाज में इस जॉइंट जीवन को बहुत रोमानी माना जाता है ना। बिल्कुल। हर चीज को एक साथ देखने की हमारी आदत सी बन गई है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि हमारा कानून इस हमारा वाले विचार को बिल्कुल अलग और बेहद स्पष्ट नजरिए से देखता है। ठीक है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सीधे उन नए भारतीय कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की तह में जाएंगे। इसके साथ ही हम 1985 से लेकर 2024 तक के सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक मुकदमों की कहानियों को भी खंगालेंगे जिन्होंने ये तय किया है कि स्त्री धन कोई पारिवारिक कृपा या ससुराल वालों की संयुक्त संपत्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस पर सिर्फ और सिर्फ उस महिला का पूर्ण अधिकार है। तो हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि इस कानूनी सच्चाई को सामने लाया जाए। तो शुरुआत समाज में व्याप्त उस सबसे बड़ी गलतफहमी से करते हैं कि शादी के बाद सब कुछ जॉइंट हो जाता है। राइट। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 इसे कैसे परिभाषित करती है? अगर मैं इसे एक उपमा से समझूं तो इसे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के नजरिए से देखते हैं। अच्छा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देता है। वो मैनेजर उस पैसे को होल्ड करता है, सुरक्षित रखता है, शायद उसे मैनेज करने की सलाह भी देता है। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति अपना पैसा वापस मांगता है, वो मैनेजर ये कहकर पैसा रख नहीं सकता कि ये पैसा मेरी तिजोरी में था इसलिए अब ये मेरा है। क्या कानून की नजर में ससुराल वालों की हैसियत ठीक वैसी ही है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है कि स्त्रीधन महिला की निजी और पूर्ण संपत्ति है, यानी एब्सोल्यूट ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप। पति या सास ससुर इसके मालिक किसी भी सूरत में नहीं हो सकते, चाहे वो संपत्ति उनके घर की तिजोरी में ही क्यों न रखी हो। कानून की नज़र में उनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी या संरक्षक की होती है। ट्रस्टीज का मतलब है कि वे सिर्फ अमानत के तौर पर इसे रख रहे हैं, उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। एकदम सही। वे इस विश्वास के साथ संपत्ति को रखते हैं कि जब भी वो महिला इसकी मांग करेगी, इसे सुरक्षित रूप से वापस कर दिया जाएगा। देखिए, ये कानूनी प्रावधान कोई छोटी बात नहीं है। ये विवाह जैसी संस्था के भीतर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उनके वजूद को सुरक्षित करने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। समाज भले ही इसे घर के गहने या खानदानी संपत्ति कहे, लेकिन कानून इसे महिला की विशेष और स्वतंत्र संपत्ति ही मानता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। क्या है? तो फिर दहेज क्या है? कानूनी तौर पर इन दोनों के बीच की रेखा आखिर खिंचती कहाँ है? ये अंतर समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि सबसे अहम कानूनी रेखा है। स्त्री धन वे उपहार हैं जो स्वेच्छा से यानी वॉलंटरी गिफ्ट्स के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। ये शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद महिला को उसके माता पिता, भाई बहन, पति, ससुराल वालों या दोस्तों द्वारा बिना किसी दबाव के दिए जाते हैं। इसके पीछे कोई शर्त नहीं होती। और दहेज? दूसरी ओर दहेज वो है जहां कोई छिपी हुई या खुली मांग होती है, जहां एक शर्त रखी जाती है कि ये मिलेगा तभी बारात आएगी या शादी के बाद ये देना ही होगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत विवाह के संबंध में दी गई या मांगी गई कोई भी ऐसी संपत्ति जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव हो, वो दहेज है और ये पूरी तरह से अवैध है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। क्यों? असल जिंदगी में कोई भी ससुराल वाला स्टाम्प पेपर पर तो दहेज मांगता नहीं है।
हाँ सब इशारों में होता है, बंद कमरों में होता है। अब मान लीजिए एक शादी टूट रही है। हाँ लड़की वाले कहते हैं कि ससुराल वालों ने भारी गहनों और एक एसयूवी गाड़ी की मांग की थी। लेकिन अदालत में ससुराल वाले बड़े आराम से ये दावा कर देते हैं कि अरे साहब, हमने तो कोई मांग ही नहीं की थी, हम तो बहुत सीधे लोग हैं। ये सब तो इन्होंने अपनी बेटी को प्यार से दिए गए उपहार के तौर पर दिया है, ये तो स्त्रीधन है। हाँ, ये अक्सर होता है। तो ऐसे में कानून इस झूठ को कैसे पकड़ता है? क्या ससुराल वाले दहेज को स्त्रीधन का लेबल पहनाकर आसानी से बच नहीं सकते? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि अदालतें स्वेच्छा और दबाव का कानूनी मूल्यांकन कैसे करती हैं। देखिए, अदालतें बेवकूफ नहीं होती हैं। वे सिर्फ शब्दों पर नहीं जाती, वे परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करती हैं। जज ये देखते हैं कि लड़की के परिवार की आर्थिक हैसियत क्या है। क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार अचानक स्वेच्छा से अपनी पूरी जीवन भर की बचत एक महंगी गाड़ी में लगा देगा? राइट। क्या शादी से ठीक पहले दोनों परिवारों के बीच कई दौर की बैठकें हुई थी? अगर इन परिस्थितियों से साबित होता है कि कोई मांग की गई थी या शादी होने के लिए कोई दबाव था, तो उसे दहेज ही माना जाएगा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि ससुराल वाले दहेज के लालच को स्त्री धन की चादर से नहीं ढक सकते। अगर दबाव साबित होता है तो वो सीधा दहेज निषेध अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हालात और परिस्थितियां खुद गवाही देती हैं। बिल्कुल। अब उस परिदृश्य पर वापस आते हैं जहां ये साबित हो चुका है कि संपत्ति स्त्रीधन है। जी। वो महिला की पूर्ण संपत्ति है। अब मान लीजिए कि ट्रस्टी यानी पति या सास ससुर उस स्त्रीधन को लौटाने से साफ मना कर देते हैं। हमारे समाज में अक्सर रिश्तेदार या पुलिस भी शुरुआत में इसे टालने की कोशिश करती है। कहते हैं कि अरे ये तो घर का मामला है, कोई घरेलू झगड़ा है, बैठकर सुलझा लो। लेकिन जो स्रोत हमने खंगाले हैं वे इसे महज कोई पारिवारिक विवाद नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। जब एक ट्रस्टी अमानत को लौटाने से मना करता है या उसका अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर लेता है, तो कानून की भाषा में ये आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। क्रिमिनल? बाप रे। हाँ, ये कोई साधारण दीवानी मामला नहीं है जिसे सालों तक तारीखों पर खींचा जाए। ये एक बहुत ही गंभीर और दंडनीय अपराध है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर कोई पति अपनी ही पत्नी के गहने नहीं लौटा रहा तो कानून उसे उसी चश्मे से देखता है जैसे उसने किसी सड़क पर चलते अजनबी का सूटकेस या पैसा गबन कर लिया हो। एकदम सटीक तुलना है। अपराध की प्रकृति बिल्कुल वही है। पहले ये मामला पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 406 के तहत आता था। ठीक है। लेकिन अब नए आपराधिक कानूनों के तहत ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 316 के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। इस अपराध में शामिल होने पर जेल की सजा और भारी जुर्माना दोनों का स्पष्ट प्रावधान है। जेल की सजा? बिल्कुल। जरा सोचिए, एक पति को अपनी ही पत्नी का सामान न लौटाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके अलावा अक्सर जब स्त्रीधन रोका जाता है तो उसके पीछे महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की मंशा भी होती है। हाँ, वो तो है। ऐसे में बीएनएस के तहत क्रूरता से संबंधित धाराएं भी इसके साथ जोड़ दी जाती हैं, जो पहले आईपीसी 498A के तहत आती थीं। तो नए कानून लागू होने के बाद ऐसा नहीं है कि मामले को नरम कर दिया गया, प्रक्रियाएं अभी भी उतनी ही सख्त हैं। बल्कि मैं कहूंगी कि प्रक्रियाएं और भी स्पष्ट कर दी गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 के तहत सीधा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। अच्छा। और अगर मान लीजिए पुलिस ये कहकर एफआईआर लिखने से मना कर दे कि ये तो पति पत्नी का झगड़ा है, तो महिला को निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या रास्ता है? बीएनएसएस की धारा 175 के तहत वो सीधे मैजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकती है और मैजिस्ट्रेट पुलिस को केस दर्ज करने और जांच शुरू करने का कड़ा आदेश दे सकता है। ये सब तो कानूनी धाराओं और सेक्शन की बात हुई, लेकिन जमीन पर हालात बहुत अलग होते हैं। जब घर में महाभारत मची हो तो पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जो महिला अपने हकों के लिए लड़ रही है वो जानना चाहती है कि व्यवहारिक रूप से संपत्ति को वापस कैसे पाया जाए। राइट। मान लीजिए किसी को तुरंत अपना सामान चाहिए ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, तो क्या प्रक्रिया है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सालों साल चलने वाले मुकदमों से तेज हो? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए कानूनी रूप से सबसे तेज और प्रभावी रास्ता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 या जिसे हम डीवी एक्ट कहते हैं। इसकी धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है।
तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी कानूनों से तेज बनाता है? मतलब क्या मजिस्ट्रेट सीधे पुलिस को घर जाकर तिजोरी खोलने का आदेश दे देता है? ये काम कैसे करता है? देखिए, डीवी एक्ट को विशेष रूप से महिलाओं को तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया है। इसमें एक नियमित दीवानी मुकदमे की तरह सालों तक गवाहों और सबूतों का इंतजार नहीं किया जाता। अच्छा। जब धारा 12 के तहत अर्जी लगाई जाती है तो मजिस्ट्रेट के पास अंतरिम आदेश या इंटरिम ऑर्डर पारित करने की शक्ति होती है। वो तुरंत स्त्रीधन की वापसी का निर्देश दे सकता है। क्या बात है। और हाँ, अगर ससुराल वाले आनाकानी करते हैं तो मजिस्ट्रेट पुलिस या एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को महिला के साथ जाकर वो सामान वापस दिलवाने का आदेश दे सकता है। तो मतलब पुलिस घर जा सकती है? बिल्कुल। इसे हम कानूनी भाषा में सर्च और जब्ती कहते हैं, जो अब बीएनएसएस की धारा 105 से 110 के तहत आता है। पुलिस एक लिस्ट के साथ जाएगी, सामान की पहचान करेगी, एक पंचनामा बनाएगी और सामान जब्त करके असली मालिक को सौंप देगी। ये सुनकर बहुत से लोगों को शायद पहली बार समझ आ रहा होगा कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है, सबूत। जब रिश्ते रातों रात खराब होते हैं, कोई घर छोड़कर जाता है, तो किसी के पास हर एक झुमके, हर एक साड़ी की पक्की रसीद तो होती नहीं है। सही बात है। कई बार गहने पुश्तैनी होते हैं, उनकी तो कोई रसीद होती ही नहीं। तो क्या पक्के कागजी सबूतों या बिल के बिना ये लड़ाई अदालत में लड़ी जा सकती है? ये कानूनी प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू है और मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। कानूनी दुनिया में सबूतों को तौलने के दो अलग-अलग पैमाने होते हैं। एक होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी संदेह से परे साबित करना। मान लीजिए कोई मर्डर ट्रायल चल रहा है, तो अभियोजन पक्ष को 100% साबित करना होता है कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है। कोई भी गुंजाइश नहीं छूटनी चाहिए। राइट। लेकिन स्त्रीधन और दीवानी प्रकृति के मामलों में अदालतें एक दूसरे पैमाने पर काम करती हैं, जिसे कहते हैं प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी संभावनाओं की प्रबलता। मतलब जज को 100% यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर इसे गणित के नजरिए से देखें तो जज को सिर्फ 51% यकीन दिलाना होता है कि पलड़ा इस तरफ भारी है। अदालतें बहुत व्यवहारिक होती हैं। वो जानती हैं कि घर के भीतर के हर लेन देन की रसीद नहीं रखी जाती। यहाँ परिस्थितियों से जुड़े सबूत यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत मजबूत भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में कौन सी चीजें सबसे बड़े सबूत का काम करती हैं? सबसे बड़ा हथियार है शादी के समय बनी स्त्री धन की सूची। हिंदू विवाह अधिनियम के नियमों के तहत शादी के समय उपहारों की एक सूची बनाना कानूनी रूप से मान्य है, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हों। लेकिन अगर वो ना हो तो? अगर वो नहीं है तो आपकी शादी का एल्बम ही आपका सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है। आपकी शादी की वे तस्वीरें जिनमें आपने वे खास गहने पहने हुए हैं, विदाई का वो वीडियो जिसमें सूटकेस या सामान साफ दिख रहा है, रिश्तेदारों और शादी में मौजूद गवाहों के बयान, ये सब बहुत अहम साक्ष्य माने जाते हैं। सिर्फ एक तस्वीर से काम हो सकता है? बिल्कुल। अगर एक महिला तस्वीर दिखा देती है कि शादी के रिसेप्शन पर उसने वो हार पहना था, तो अदालत ये मानकर चलेगी कि वो हार उसी का है, जब तक कि ससुराल वाले गणितीय और कागजी रूप से ये साबित ना कर दें कि वो हार उन्होंने अपने लिए खरीदा था और महिला को सिर्फ पहनने के लिए दिया था, जो कि बहुत मुश्किल है। और यकीन मानिए, ऐसा साबित करना ससुराल वालों के लिए लगभग असंभव होता है। यहाँ तक कि अगर पति का कोई व्हाट्सएप मैसेज हो जिसमें उसने बस इतना लिखा हो कि तुम्हारे गहने लॉकर में सुरक्षित हैं, तो वो एक ठोस सबूत बन जाता है। ये बहुत ही सशक्त करने वाली जानकारी है। कानून इतना अंधा नहीं है जितना हम फिल्मों में देखते हैं। वो घर की चार दीवानी की हकीकत समझता है। बिल्कुल। अब जब हमने रास्तों और सबूतों की गहराई से बात कर ली है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जिस स्पष्टता की बात कर रहे हैं वो आई कहाँ से। कानून की किताबें तो सालों से हैं, लेकिन इन कानूनों में जान फूकी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने। अगर हम 1985 से लेकर 2024 तक के सफर को देखें, तो ऐसी कौन सी कहानियां और मुकदमे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया? अगर हम मुकदमों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे अहम नाम जो इस पूरे कानूनी ढांचे की नींव रखता है, वो है 1985 का प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार मामला। अच्छा। इस केस की कहानी बहुत दिलचस्प है और ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो इस केस में आखिर हुआ क्या था?
प्रतिभा रानी को उनके पति और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था और उनके सारे गहने और कपड़े अपने पास रख लिए थे। जब उन्होंने अपना सामान वापस मांगा तो पति ने हाई कोर्ट में ये दलील दी कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम कानून की नज़र में एक हैं, इसलिए इसके कपड़े और गहने अब हमारी संयुक्त संपत्ति हैं। वही पुरानी बात। बिल्कुल। और हैरानी की बात ये थी कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट भी पति की इस दलील से किसी हद तक सहमत हो गए थे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसने इतिहास रच दिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवाह होने का मतलब ये नहीं है कि एक महिला का अपनी संपत्ति के मालिक होने का वजूद ही खत्म हो जाए। कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन पर पति का कोई डोमिनियन या नियंत्रण नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि संयुक्त संपत्ति की धारणा स्त्री धन पर लागू नहीं होती। महिला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने, बेचने या किसी को गिफ्ट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। 1985 के उस फैसले ने ये तय कर दिया कि पति महज एक ट्रस्टी है, सह मालिक नहीं। ये तो वाकई एक बड़ी चीज थी। लेकिन मान लीजिए कोई अलग परिस्थिति हो। कैसी परिस्थिति? क्या हो अगर कोई पति ये दलील दे कि अरे साहब, मैंने तो वो गहने तब बेच दिए जब मेरा व्यापार डूब रहा था, या जब परिवार पर कोई भारी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, मैंने तो परिवार को बचाने के लिए ऐसा किया। तब क्या होता है? क्या उस स्थिति में पति को छूट मिल जाती है? इस परिदृश्य का जवाब हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों में मिलता है। 1997 का रश्मि कुमार केस और एकदम हाल ही का 2024 का माया गोपीनाथ केस। इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण समानता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पति किसी भयंकर आर्थिक संकट में है तो वो अपनी पत्नी की स्पष्ट अनुमति से स्त्री धन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि महिला का उस संपत्ति पर से अधिकार खत्म हो गया? वो पैसा तो खर्च हो गया ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी लकीर खींची। कोर्ट ने कहा कि संकट के समय इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन ये कोई दान नहीं है, ये एक ऋण या उधार की तरह है। अच्छा। जब वह संकट टल जाए तो उस स्त्रीधन का पूरा मूल्य लौटाना पति की नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी बनी रहती है। संकट में पत्नी का साथ देना उसका कर्तव्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके बदले में उसे अपने मालिकाना हक से हाथ धोना पड़े। पति अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर नहीं भाग सकता कि पैसा तो हम दोनों के बुरे वक्त में खर्च हुआ था। ये बहुत ही गहरी बात है। कोर्ट कह रहा है कि मुश्किल वक्त में साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन एक महिला का आर्थिक अस्तित्व अपनी जगह है। और इसी से जुड़ा एक फैसला जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है 2015 का कृष्णा भट्टाचारी मामला। हाँ, वो मामला स्त्रीधन को देखने के नजरिए में एक और आयाम जोड़ता है। बिल्कुल। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन न लौटाना कोई सामान्य संपत्ति का विवाद नहीं है। इसे सीधे तौर पर आर्थिक हिंसा या इकोनॉमिक वायलेंस के दायरे में रखा गया। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट या गालियां देना होता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि किसी महिला को उसके ही आर्थिक संसाधनों से वंचित कर देना, उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर देना, ये एक प्रकार की हिंसा है। सही कहा। और इसीलिए स्त्री धन न लौटाने पर घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डीवी एक्ट के प्रावधान पूरी तरह से लागू होते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे एक कंटिन्यूअस ऑफेंस यानी लगातार चलने वाला अपराध माना। मतलब जब तक सामान वापस नहीं मिलता तब तक हर दिन एक नया अपराध हो रहा है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये निरंतरता दिखाती है कि भारतीय न्याय व्यवस्था 1985 से लेकर 2024 तक बिना डगमगाए एक ही सुर में महिलाओं के इस एकाधिकार की रक्षा करती आ रही है। हाँ। ये महज सोने चांदी के जेवरों का मुद्दा नहीं है। ये एक महिला के आर्थिक वजूद, उसकी वित्तीय सुरक्षा और विवाह के बाहर उसके आत्मसम्मान को मान्यता देने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस सबका असल मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा का असली सार ताकत यानी पावर में छिपा है। पारिवारिक संपत्ति के झूठ और पूर्ण स्वामित्व की कानूनी हकीकत के बीच का अंतर जानना ही इस बात को तय करता है कि कोई महिला एक टूटे हुए रिश्ते से खाली हाथ और बेबस लौटेगी या फिर अपने पूरे आर्थिक आत्मसम्मान और वित्तीय सुरक्षा के साथ बाहर निकलेगी। बिल्कुल, कानून ने अपना काम कर दिया है। ये स्पष्ट है कि स्त्रीधन की वापसी ससुराल वालों का कोई एहसान नहीं है। ये एक अधिकार है जिसे उचित धाराओं,
चाहे वो बीएनएस की धारा 316 हो या डीवी एक्ट की धारा 12, और सही साक्ष्यों जैसे तस्वीरों और सूचियों के जरिए 100% वापस पाया जा सकता है। एकदम सही। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसे विचार को सामने रखना चाहता हूं जो हमारे आज के विश्लेषण के सबसे अंत में उभर कर आता है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको, कानून बनाने वालों को और समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। वो विचार क्या है? हमने आज बार बार इस बात पर जोर दिया कि कानून पति या ससुराल वालों को स्त्री धन का एक ट्रस्टी मानता है। राइट। लेकिन जरा सोचिए, क्या एक ट्रस्टी की जिम्मेदारी सिर्फ उस संपत्ति या गहनों को सालों तक एक अंधेरी तिजोरी में बंद करके रखने, यानी महज एक निष्क्रिय चौकीदार बने रहने तक सीमित होनी चाहिए? दिलचस्प सवाल है। या फिर अगर हम एक अच्छे ट्रस्टी की बात करें तो क्या उन्हें उस संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन और निवेश नहीं करना चाहिए? मान लीजिए उन गहनों को म्यूचुअल फंड्स में या किसी बेहतर वित्तीय साधन में निवेश किया जाए ताकि समय के साथ उस स्त्री धन का वास्तविक मूल्य बढ़े। बिल्कुल। अगर ऐसा हो तो वह महिला वास्तव में लंबी अवधि में आर्थिक रूप से कहीं अधिक सशक्त हो सकेगी। क्या एक निष्क्रिय सुरक्षा से आगे बढ़कर सक्रिय वित्तीय वृद्धि एक ट्रस्टी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए? इसी विचार के साथ हम सबको खुद मंथन करने के लिए छोड़ जाते हैं।